हाय एवरीवन, सॉल्यूशन में प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग और क्वेश्चन नंबर 27 तक करा था हमने। आज क्वेश्चन नंबर 28 और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में एक करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ए में है कि सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर आइडेंटिकल होता है। सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होते हैं। लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड से अधिक होता है और फिर है सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड से अधिक होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को तो डिफाइन करा ही था हमने कि फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जब किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड और उसके सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर आपस में आइडेंटिकल हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे पानी जो है वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम करके बर्फ़ में बदल जाता है। तो यह 0 डिग्री सेल्सियस इसलिए है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ़ और पानी दोनों का वेपर प्रेशर आपस में इक्वल होता है और वही टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। उसी टेम्परेचर पे वह लिक्विड फ्रीज करना जो है शुरू हो जाता है, मतलब फ्रीज कर जाता है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि व्हेन या सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डाइल्यूटेड इन वाटर। ध्यान दोगे, व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज diluted with water, A, its osmotic pressure increases, B number, its boiling point increases, C, its freezing point decreases, and the last one is D, its vapor pressure increases। देखो ध्यान से समझोगे। यहाँ बोल रहा है कि सॉल्यूशन जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऑलरेडी डिजॉल्व है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। तो डाइल्यूट किया जा रहा है तो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन के बीच तो इन्वर्स रिलेशन है। तो डाइल्यूशन यदि बढ़ रहा है इसका मतलब कि कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT, मतलब पाई प्रोपोर्शनल C है। तो सबसे पहले डाइल्यूशन बढ़ा तो कंसंट्रेशन घट गया और जब कंसंट्रेशन घटेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घटेगा, जबकि यहाँ बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, इस बात को समझोगे। अब जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज था मतलब डेल्टा TB, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी का, और मोलैलिटी जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का। मोलैलिटी जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कंसंट्रेशन का। मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ तो सॉल्वेंट का मास बढ़ रहा है ना, क्योंकि डाइल्यूट कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट का मास बढ़ेगा तो मोलैलिटी घटेगा, ऐसा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन घट रहा है, कंसंट्रेशन घट रहा है मतलब वही हुआ कि सॉल्वेंट का मास जो है बढ़ रहा है, तो मोलैलिटी घटेगा, मोलैलिटी घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, तो ये भी गलत है। दिस वन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, ये सही हो जाएगा ना। डेल्टा TF प्रोपोर्शनल M, इसमें वही कहानी था, डाइल्यूट कर रहे हो मतलब कंसंट्रेशन घटा रहे हो, और कंसंट्रेशन घटाने का मतलब हुआ कि सॉल्वेंट बढ़ रहा है, तो इस केस में जो है इसका मोलैलिटी घटेगा, और मोलैलिटी घटेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर।
और वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, तो इसमें मोल फ्रैक्शन वगैरह वाला टर्म था, तो यही सही होगा। समझ रहे हो कैसे कॉरिलेट करना है, सो जरा ध्यान से देखोगे। डाइल्यूशन की बात करी थी उसने, तो डाइल्यूशन को पहले कंसंट्रेशन से कॉरिलेट किया हमने और सबका फार्मूला से कंपेयर किया। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फार्मूला था, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या था, उस सबको कॉरिलेट करके फिर आंसर आ गया फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। तो इस तरह से यह हो गया क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल टाइप है। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लड सेल्स are placed in प्योर वाटर। क्या होता है जब ब्लड सेल को प्योर वाटर में हम लोग रखते हैं? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शन को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट समझ लेंगे हम लोग। चलो देखो, तो जैसे मान लें कि यह प्योर वाटर है, प्योर वाटर, इसमें हम लोग कोई ब्लड सेल को रखते हैं। दिस इज ब्लड सेल। ब्लड सेल है तो इसके अंदर सेल फ्लूइड है, सेल फ्लूइड है इसके अंदर। अब यह प्योर वाटर है और ये सेल फ्लूइड है, इसका मतलब कि दोनों का कंसंट्रेशन पे फोकस करना होगा। और पढ़े हम लोग कि जो सेल फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन अधिक होता है प्योर वाटर की तुलना में। तो सेल फ्लूइड का कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा है और ये जो सेल वॉल है ये तो खुद SPM है, तो इस लिक्विड का कंसंट्रेशन कम, इसके अंदर जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो मॉलिक्यूल अपने आप इसके अंदर घुसेगा ऐसे। और घुसेगा तो जब वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करेगा इनसाइड द सेल, तो इस सेल फूलेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग इंडोऑस्मोसिस बोल रहे थे, याद करो। तो यही ऑप्शन दिया हुआ है कि जब ब्लड सेल को प्योर वाटर में रखेंगे तो क्या होगा। 4 ऑप्शन है। पहला में है द फ्लूइड इन द ब्लड सेल रैपिडली मूव्स इनटू वाटर, कि सेल का जो फ्लूइड है वाटर में मूव करेगा, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। बी में है द वाटर मॉलिक्यूल्स रैपिडली मूव इनटू सेल, होना चाहिए, यहाँ में स्प्रिंट है, वाटर ही लिखा गया है, तो बी ही सही होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल फ्लो करेगा इस सेल के अंदर। फिर अगला है ब्लड सेल डिजॉल्व इन वाटर, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, फिर नो चेंज टेक प्लेस, मतलब बी नंबर इसका सही है। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, मतलब कि इसका ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, what are the empirical formula of a non-electrolyte is CH2O। फिर a solution containing 3 gram of the compound, 3 gram of the compound exerts the
सेम ऑस्मोटिक प्रेशर as that of 0.05 molar glucose solution. So the molecular formula of the compound is A number CH2O, C2H4O2, C4H8O4, C3H6O3. अलग सा क्वेश्चन है, ध्यान से ज़रा सोचो और क्या होना चाहिए इसका आंसर। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में तो सबसे पहले अंतर पता होना चाहिए, तब क्या बोल रहा है कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज CH2O। कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जो डिसोसिएट नहीं करेगा जाने के बाद सॉल्यूशन में, उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। सो दिस एम्पिरिकल फार्मूला इज सिंपलेस्ट रेशियो वाला फार्मूला। अब बोल रहा है कि ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, कि यह जो कंपाउंड है उसका 3 ग्राम से मिल करके एक सॉल्यूशन बना है, और उस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह वही है, लिखा हुआ है ना, सेम है जो 0.05 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है। मतलब देखो यहाँ 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड और दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, देखो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यदि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका मतलब कि ये दोनों हो गए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, और ये दोनों यदि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, इसका मतलब कंसंट्रेशन भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। अब इसमें से एक सॉल्यूशन के बारे में तो हमको पता है, 0.05 मोलर जो ग्लूकोज है उसका कंसंट्रेशन तो दिया हुआ है 0.05, लेकिन यह जो कंपाउंड वाला है इसका पता नहीं है हम लोग को कि क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करना है, देखोगे ध्यान से एकदम। कंसंट्रेशन मतलब कि मोलैरिटी हुआ ना, या जो कंसंट्रेशन यहाँ होता है ये मोलैरिटी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा गिवेन मास बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम, इधर भी गिवेन मास बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इस कंपाउंड का गिवेन मास पता है हम लोग को 3, मोलर मास नहीं पता है, वॉल्यूम अपने से मान लेते हैं 1 लीटर। क्यों? क्योंकि जो मोलैरिटी होता है वह पर लीटर के लिए कंसीडर किया जाता है, तो V1 को खुद मान लेते हैं 1। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ से W2M2 इंटू V2, तो ज़रा देखोगे ई दिया हुआ है 0.05 मोलर ग्लूकोज, इसका मतलब हो गया 0.05 मोल ग्लूकोज इन 1 लीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम भी हो जाएगा 1 लीटर इधर भी, और M2 मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है 180, या गिवेन मास कितना होगा, तो फार्मूला लगा दो, मोलैरिटी बराबर गिवेन मास बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम। तो ई दिया हुआ है कितना 0.05, तो गिवेन मास मोलर मास, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.05 इंटू 180, ये तो 1 ही हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे 100, ये ख़त्म।
18 पचे 90 और ये 10 ही खत्म 9 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 9। कैसे किए समझ में आया? ये जो 0.05 मोलर ग्लूकोज दिया हुआ है तो m का मतलब मोल पर लीटर हुआ। इसका मतलब कि 0.05 मोल ग्लूकोज का प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया 1 लीटर, मोलर मास ग्लूकोज का 180 और गिवन मास यहाँ से कैलकुलेट किए तो कितना आया 9। तो ये दोनों इक्वल होगा यहाँ से। अब m1 निकाल लो और दोनों इक्वल है तो वहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे m1 निकाल लेंगे। m1 निकालने के बाद देखा जाए कितना आता है। तो यहाँ से जब निकालेंगे m1 तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 3 × 180/9। ठीक, ये कट जाएगा 20 बार में, ये आ जाएगा 60। तो यहाँ से m1 आ गया 60 ग्राम पर मोल। ऐसा। अब जो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला वह दिया हुआ है CH2O। तो यहाँ से इसका एम्पिरिकल मास निकाल लो। कार्बन का 12, 1 × 2 + 16, तो 12 + 2 + 16 तो यह आ जाएगा 30। अब हम लोग क्या करते हैं कि मोलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करते हैं। मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा। तो मोलर मास है 60, एम्पिरिकल मास 30, तो ये आ गया 2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे पता करते हैं? तो n × एम्पिरिकल फार्मूला। तो n आ गया 2, एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, तो ये हो जाएगा C2H4O2। दिस इज द फार्मूला। देख लो, बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन था और प्रैक्टिस सेट बनाने के यही फ़ायदे हैं कि कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन से यदि सामना करना पड़े एग्ज़ाम में तो फिर आप आसानी से उसको डील कर पाओगे। एक बार इसको फिर से समराइज करते हैं हम। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी एक कंपाउंड है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो डिसोसिएट नहीं करता है आयन में। उसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो वाला फार्मूला। जैसे बेंजीन का फार्मूला हम लोग जानते हैं C6H6। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 6:6 है, तो इस 6 को और सिंपलेस्ट कर सकते हैं ना 1:1। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा CH, और यह CH का लाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला। समझ गए बात को? तो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH2O। अब बोल रहा है कि उसी कंपाउंड का 3 ग्राम को डिजॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है और वह जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर वही है जो 0.05 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन का है। मतलब अब इस सॉल्यूशन को कंपेयर करा उसने ग्लूकोज के सॉल्यूशन से और इस ग्लूकोज सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ है 0.05 और बोल रहा है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। तो बतलाओ कि उस कंपाउंड का जो अननोन इलेक्ट्रोलाइट है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग यहाँ से आइडिया लाए कि चूंकि दोनों सॉल्यूशन के बारे में बोल रहा है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने का मतलब आइसोटोनिक, और आइसोटोनिक होने का मतलब कि मोलैरिटी सेम। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दिए, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम डेफिनेशन के अनुसार जो मोलैरिटी का डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर लीटर, तो 1 लीटर स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ भी 1 लीटर, यहाँ भी 1 लीटर। गिवन मास यहाँ 3 दिया हुआ था, मोलर मास नहीं पता है। यहाँ गिवन मास निकाले कैलकुलेट करके तो 9 आया, मोलर मास 180। तो यहाँ से इस कंपाउंड के लिए मोलर मास कैलकुलेट करा हमने 60 ग्राम पर मोल। एम्पिरिकल फार्मूला वाला मास आया 30। मोलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड किए तो जो आएगा नंबर, उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला से, तो ओवरऑल निकल जाता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। आसान सा था, एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32।
32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। पढ़े थे हम लोग चैप्टर में ही कि ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए, क्योंकि मोलर मास पता चल जाता है तो उसके बाद फिर हम लोग उसके लिए फॉर्मूला भी पता कर लेते हैं। क्योंकि मोलर मास जो है वह एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जो कंपाउंड के फॉर्मूला से निकलता है। अब वाटर है तो उसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होगा ही होगा फॉर्मूला के अनुसार, लेकिन वह मोलर मास फिक्स तब हो पाएगा ना जब आप कंपाउंड का फॉर्मूला पता हो। आप नया कुछ काम कर रहे हो, कुछ रिसर्च कर रहे हो और वहाँ कोई अननोन कंपाउंड पता चल गया तो वह कंपाउंड क्या है कैसे जानेंगे। हालांकि अब तो टेक्निक्स आ गए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक वगैरह कि जिससे डायरेक्ट दिख जाता है कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही, लेकिन फिर भी एक थ्योरेटिकल तरीके से चले तो कैसे, तो उसके लिए कि जो भी वह नॉन कंपाउंड पता चला है सबसे पहले उसका हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हैं और उस मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0A माइनस P बाई P0A बराबर XB, और इसी XB को सॉल्व किए थे तो आया था WB बाई MB और यहाँ MA इंटू WA, और यह देखो MB था सॉल्यूट का मोलर मास। उसी प्रकार से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा, उसमें था डेल्टा TB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 MB इंटू WA। फिर हमने पढ़ा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF KF इंटू WB इंटू 1000 इंटू MB WA यहाँ भी, और एक लास्ट था ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू WB बाई MB इंटू भी यहाँ R इंटू T, ऐसा था। और सब में देखोगे तो यह मोलर मास है सॉल्यूट का, ऐसा सब में क्या है कि जो मोलर मास है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अब चूंकि मोलर मास सब में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करे किसी भी कारणवश तो कंपाउंड का मोलर मास भी चेंज करेगा, जबकि मोलर मास एक सर्टेन क्वांटिटी है वह चेंज नहीं करेगा। बताया ना कि वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है, मतलब है किसी भी परिस्थिति में वह चेंज नहीं करेगा। मोलर मास कांस्टेंट होता है, एटॉमिक मास कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर टाइप का आइसोटोप का कंपाउंड हो तो। लेकिन यहाँ जो मोलर मास निकाल रहे हैं वह फार्मूला से नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि फार्मूला नहीं पता है, हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मदद से। तो अभी यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी कारणवश चेंज करता है तो कंपाउंड का मोलर मास चेंज करेगा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कब करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। तो यदि सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या चेंज कर जाए किसी भी कारणवश तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा एंड आफ्टर दैट मोलर मास विल आल्सो गेट चेंज्ड। ठीक है, तो यह नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज ना करे इसके लिए कंडीशन था कि सॉल्यूट मस्ट बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब मान लो कोई सॉल्यूट है NaCl, इसको वाटर में घोले, टूट गया Na+ और Cl- में, तो ऐड करते समय एक पार्टिकल था, सॉल्यूशन में जाने के बाद एक और एक 2 बन गया, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर गया। नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा और फाइनली मोलर मास चेंज कर जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फॉर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट बाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट, कि ऑस्मोटिक प्रेशर के मदद से यदि किसी सॉल्यूट का एक्यूरेट मोलर मास पता करना है तो ए नंबर, सॉल्यूट मस्ट बी वोलाटाइल। नहीं, सॉल्यूट वोलाटाइल होगा तो सारा कहानी ही चेंज कर जाएगा। वोलाटाइल सॉल्यूट है कहने का मतलब कि मान लो कि सॉल्वेंट है, इसमें तुम 10 पार्टिकल ऐड किए,
लेकिन ये वोलाटाइल है, तो वोलाटाइल है तो पता चला 5 पार्टिकल वेपर में चला गया, तो सॉल्यूशन में तो 5 ही बचा। तो तुम तो कैलकुलेशन करोगे 10 के लिए, क्या है कि 10 ऐड करा था तुमने, लेकिन एक्सपेरिमेंट से वैल्यू 5 के लिए आएगा, क्योंकि बचा तो 5 निकल गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर जाएगा, तो मोलर मास भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो सॉल्यूट वोलाटाइल नहीं बल्कि नॉन वोलाटाइल। अगला है द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन मस्ट बी हाई। नहीं, हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, कंसंट्रेटेड के लिए नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत। सॉल्यूट शुड अंडरगो डिसोसिएशन, ये वाला ऑप्शन ये भी गड़बड़ है। लास्ट में है सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज डी, कि ऑस्मोटिक प्रेशर ही नहीं, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मदद से यदि सॉल्यूट का एक्यूरेट मास पता करना है तो उसके लिए सॉल्यूट मस्ट ऑलवेज बी नॉन वोलाटाइल। याद रखेंगे इस बात को हम लोग। तो यह था क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद के अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, इसको भी कर लिया जाए। बस प्रैक्टिस सेट के मदद से चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, इतना समझ लेना है। कुछ नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो, चैप्टर का थ्योरी पढ़ने या रटने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब तक आप नए नए क्वेश्चंस ना बनाओ, उससे ऑब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल टाइप हो, कुछ भी हो, तब तक चैप्टर का क्लियरेंस नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस सेट इसलिए दिया गया है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो चैप्टर का। थ्योरी तो रट ही लेना है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 33 जो नया नहीं है, हम लोग पिछला लेक्चर में इसको किए हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन इज सेम एज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, इसके लिए दिया हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैंने बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है यूरिया का, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दे करके रखा है 0.6% वेट बाय वॉल्यूम। तो बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा किसके सॉल्यूशन का, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम बोल रहा है भाई, मतलब कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन है मतलब वही हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर से, मतलब कंसंट्रेशन से। तो कंसंट्रेशन निकाल लो इसका। ये मास ऑफ यूरिया हो गया 0.6 ग्राम, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम 1 लीटर, तो मोलरिटी बराबर W/m, या 1 लीटर नहीं 100 ml इंटू भी, तो ये हो गया 0.6/60 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ml को लीटर में, तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, ये खत्म, तो आ जाएगा 0.1 मोलर। तो 0.1 वाला ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन 0.1 ऑप्शन यहाँ 2 का दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, और दूसरा दिया हुआ है 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो देखो, यहाँ से यूरिया का आया है 0.1, तो 0.1 तो KCl का भी है, 0.1 ग्लूकोज का भी है। तो ज़रा यहाँ कंसेप्ट लगेगा, ज़रा सोच के बतलाओ कि सही आंसर कौन है, या फिर क्या सही आंसर दोनों है, ऐसा भी हो सकता है। बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने का मतलब कंसंट्रेशन सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन हम लोग तो निकाल लिए यूरिया का, 0.1 आया। अब 0.1 वाला 2 ऑप्शन है, तो कौन सा सही होगा बताओ। कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन सॉल्यूट का नेचर देखो। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब कि आयन में नहीं टूटता है। KCl एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, टूट जाता है, और यहाँ जो यूरिया दिया हुआ है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा। तो अभी ना हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो आयन वगैरह में टूट जाए तो वह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। तो कंसंट्रेशन भले ही सेम है, लेकिन इसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। ई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है,
तो इसमें पार्टिकल का संख्या चेंज नहीं करेगा, कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 0.1 मोलर ग्लूकोज। KCl नहीं करेंगे हम लोग। समझ गए बात को। तो एक क्वेश्चन ऐसा किए थे पहले हम लोग, लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ कन्फ्यूजन में डाला हम लोग को। तो यहाँ से ऐसे ही सोचना है, ऑस्मोटिक प्रेशर से मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है उसके लिए वैलिड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग आगे के लेक्चर से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।